धन्यवाद देने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। करीब 40 आदरणीय सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया है। श्रीमान गुलाम नबी आज़ाद जी, श्री नीरज शेखर जी, श्री ए नवनीत कृष्णन जी, श्री डेरेक जी, श्री डी राजा, श्री शरद यादव जी, श्री सीताराम जी, श्रीमान अहमद भाई और अभी श्रीमान आनंद शर्मा जी। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं और भी जिन माननीय सदस्यों ने विषय रखा है उसके लिए भी मैं आभारी हूं। ज़्यादातर जो चर्चा रही है वो डीमोनेटाइजेशन के आसपास रही है। इस बात का हम इनकार नहीं कर सकते कि हमारे देश में ये बुराई आई है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इसने हमारी अर्थव्यवस्था में, समाज व्यवस्था में जड़ें जमा दी है। इसको हम इनकार नहीं कर सकते और इसलिए भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ाई ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, किसी राजनीतिक दल को परेशान करने के लिए लड़ाई नहीं है और ऐसा सोचने का कारण भी नहीं है। और इसलिए किसी ने इस विवाद को अपने साथ जोड़ने का कोई कारण नहीं बनता है। इस सदन में हम सबका दायित्व बनता है कि हमने इसके खिलाफ जो भी हम लोगों की संविधान की मर्यादाएं हैं और जो हमारी बुद्धि परमिट करती है हमने करना चाहिए। और ये भी सही है कि सारे पैरेलल इकोनॉमी के कारण सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हुआ है तो गरीब का हुआ है। गरीब का हक छीन लिया जाता है और मध्यम वर्ग का शोषण होता है। अब ऐसा नहीं पहले कोई प्रयास नहीं हुए होंगे, पहले भी कुछ प्रयास हुए होंगे। अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। ये प्रयास भी अगर और अधिक प्रयासों की ओर ले जाता है तो जाना पड़ेगा, क्योंकि आखिर तक हम कब तक इन समस्याओं को लेकर के कारपेट के नीचे सब चीजें डाल करके अपना गुजारा करते रहेंगे। और इसलिए जहां तक एक विषय चर्चा में आता है कि जाली नोट की चर्चा, जो आंकड़े प्रचारित हैं वो आंकड़े वो हैं जो जाली नोट बैंक तक पहुंचे हैं, उसका हिसाब किताब है। ज्यादातर जाली नोट कभी बैंक के दरवाजे तक न जाए उस व्यवस्था से चलते हैं और आतंकवाद, नक्सलवाद, इसको बढ़ावा देने में इसका उपयोग भी होता है। कुछ लोग बड़े उछल करके कह रहे हैं कि आतंकवादियों के पास से 2000 की कुछ नोटें मिली थी। हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में ये जब नोटबंदी के बाद का जो कालखंड था, बैंक लूटने का जो प्रयास हुआ और उसमें भी नई नोट लेकर के जाने का प्रयास हुआ, वो जम्मू कश्मीर में हुआ। क्योंकि जाली नोटों पर स्थिति बनने के बाद रोजमर्रा के कारोबार के लिए उनके सामने दिक्कत आई और जो नोट बैंक लूटने के कुछ ही दिनों के बाद जो टेररिस्ट मारे गए उसमें वो नोट हाथ लग गई। तो इसका सीधा सीधा संबंध है, इसको हमने समझना चाहिए और कोई कारण नहीं है कि हम ऐसे लोगों के पक्ष में अपना विचार क्यों रखें। कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं कि जिनके खिलाफ हमने एक स्वर से लड़ना ही पड़ेगा। ईमानदार व्यक्ति को
ताकत तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि बेईमानों के प्रति कठोरता नहीं बरती जाएगी। और इसलिए इन कदमों का अल्टीमेट लाभ ईमानदार शक्तियों को बल मिलने वाला है, ऐसा हमारा स्पष्ट मत है। आदरणीय सभापति जी, बहुत वर्षों पहले एक वांचू कमेटी बनी थी और नोटबंदी के आर्थिक जरूरतों को संबंध में उन्होंने उस समय श्रीमती इंदिरा जी जब थी तब अपना रिपोर्ट दिया था और यशवंतराव जी चौहान उससे सहमत भी थे, उसको आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन उस समय इंदिरा जी ने कहा कि अरे भाई, हमको तो राजनीति में है, चुनाव उनाव लड़ने रहते हैं। ये गोडबोले जी की किताब में है जी, गोडबोले जी के आपको गोडबोले जी जो यशवंतराव चौहान के बैठ जाइए। अच्छा होता प्लीज सिट डाउन। एक मिनट, प्लीज सिट डाउन। एक मिनट, प्लीज सिट डाउन। अच्छा होता गोडबोले जी की इस किताब पर भाई बैठ जाइए, सुन लीजिए पहले। एक मिनट आनंद जी, मेरा पूरा करने के बाद आप खड़े हो जाइए। आप बैठ जाइए सर, बैठ जाइए प्लीज। आप एक बार भाई बैठ जाइए आप। प्लीज सिट डाउन। कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। ऊपर आरोप नहीं है प्लीज। गोडबोले जी की किताब जब छपी, अच्छा होता आपने इतनी जागरूकता दिखाई होती और उस किताब के खिलाफ आवाज उठाई होती। आप सोए थे क्या कर रहे थे आप? और इंदिरा जी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लग जाए और एक अफसर आरोप लगा दे और अभी तक आप सोए रहे। अरे आपकी जगह में मैं होता तो गोडबोले जी के खिलाफ केस कर देता। लेकिन आपने नहीं किया। आज जब गोडबोले जी की किताब की चर्चा हो रही है तो आपको जरा, लेकिन आज द स्पीच इज ऑन रिकॉर्ड। आज उसकी स्थिति थोड़ी और आगे बढ़ी है। भाई बैठ जाइए प्लीज। जब वांचू कमेटी ने रिपोर्ट दिया था, तब काला धन, नगद, वहीं तक समस्याएं सीमित थी। आज काला धन, आतंकवादी संगठन, जाली नोट का कारोबार, ड्रग्स का कारोबार, हवाला का कारोबार, ये जीवन के कई क्षेत्रों तक फैल चुका है, इसलिए उसकी व्यापकता बड़ी है। जिस समय 8 नवंबर को निर्णय किया तो जाली नोट का वापिस आने का सवाल ही नहीं उठता था। कोई छोटी बैंक होगी और अगर साधन नहीं होगे, अगर घुस गया होगा तो रिजर्व बैंक तलाश करेगी, लेकिन जाली नोट का तो उसी समय न्यूट्रलाइज हो गई और इसलिए उसके हिसाब अगर किसी के पास है तो आश्चर्य होता है कि वो कैसे है इनके पास हिसाब। जाली नोट तो उसी समय न्यूट्रलाइज हो जाती है। और सबसे बड़ा इसी का कारण हुआ है, और आपने एक टीवी खबर भी देखी होगी, दुश्मन देशों में जाली नोट का जो बहुत बड़ा कारोबार करने वाले को आत्महत्या करनी पड़ी थी। ये टीवी न्यूज पर बहुत बड़े दिन चला था। आप देखिए हमारे देश में 30-40 दिवस में 700 से ज्यादा माओवादियों ने सरेंडर किया हो 30-40 दिन में। ये पहली बार हुआ। ये नवंबर दिसंबर के दरमियान 40 दिन में करीब 700 लोगों ने सरेंडर किया है और उसके बाद भी ये प्रक्रिया चल रही है। अगर माओवादी सरेंडर करें
उसका संतोष इस सदन में किसी को न हो, ऐसा हो नहीं सकता है। कैसे हो सकता है? और अगर नहीं हो रहा है तो फिर कुछ मतलब और है। उसी प्रकार से अब उसमें तो आप ज्यादा मार्गदर्शन कर सकते हैं। ये भी बात सही है कि देश के फॉर्मल व्यवस्था में धन होना बहुत जरूरी है। 1000 की नोट छपने के बाद सामान्य चलन में जाती ही नहीं थी। 500 की नोट बहुत कम जाती थी, 1000 की नोट बहुत कम जाती थी, और बंडल के बंडल का कारोबार चलता रहता था। यह हकीकत है, इस हकीकत का हम इनकार नहीं कर सकते हैं। अब जब इतनी बड़ी करेंसी बैंकों के पास आई है तो स्वाभाविक है कि बैंकों की सामान्य व्यक्ति को पैसे देने की ताकत बढ़ेगी। ब्याज दर एक साथ सभी बैंकों ने ब्याज दर कम किया हो, वो पहली बार हमारे देश में हुआ था। और उसका बैंक का लाभ सामान्य लोगों के लिए, यहां पर असंगठित कामगारों की बात हो रही है। सचमुच में आप लोगों से, खास करके सीताराम जी और उनकी पार्टी से तो ये अपेक्षा रहेगी कि असंगठित कामगारों को उनके वेतन के संबंध में सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये हकीकत है कि जितना कहा जाता है उतना दिया नहीं जाता। दिया जाता है उसमें भी बाहर एक आध आदमी खड़ा रहता है, वो कट लेता है। ये बीमारियां हम सब जानते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी बुरी बीमारियां से हम परिचित हैं। और इसलिए अगर ये व्यवस्था हम खड़ी करते हैं तो उस श्रमिकों का लाभ मिलेगा। समय रहते ईपीएफ के साथ भी जुड़ेंगे, ईएसआई स्कीम के साथ भी जुड़ेंगे। श्रमिकों को एक बहुत बड़ी सुरक्षा इसके कारण संभव बनने वाली है और उस दिशा में हमारा प्रयास है। असम के टी बागान का एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। वहां की सरकार ने थोड़ा इनिशिएटिव लिया। चाय बाग में काम करने वाले मजदूरों के लिए उन्होंने बैंक के खाते खुलवाए, करीब 60 लाख। मोबाइल ऐप पर उनसे कारोबार करना सिखाया। शुरू में यूनियन वालों ने मना किया, नहीं कैश पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बाकी चीजें जुड़ी हुई थी। इसके कारण इन चाय बागान के मजदूरों को पूरा वेतन मिलने लगा, कट गया, और उस इलाके में उनका कारोबार सुरक्षित हुआ। एक बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है और मैं समझता हूं कि इसको हमने उसी प्रकार से नोटबंदी के संबंध में कोई विदेशी अखबार को कोट करते हैं, कोई विदेशी अर्थशास्त्रियों को कोट करते हैं। एक ऐसा फलक है कि अगर आप 10 कोट करेंगे तो मैं 20 कर सकता हूं। आप अगर 10 महापुरुषों के कोट कर सकते हैं, 20 कर। ये इसलिए हो रहा है कि विश्व में इसका कोई पैरेलल ही नहीं है। दुनिया में कहीं इतना बड़ा और इतना व्यापक निर्णय कभी हुआ नहीं। और इसलिए दुनिया के अर्थशास्त्रियों के पास भी इसका लेखा जोखा करने का कोई मापदंड नहीं है। ये एक बहुत बड़ा दुनिया के अर्थशास्त्रियों के लिए, दुनिया की यूनिवर्सिटीज के लिए ये बहुत बड़ा केस स्टडी बन सकता है। और भारत ने कितना बड़ा निर्णय किया है, इसका भी उसी प्रकार से जन सामान्य, देश की जनशक्ति क्या होती है। और इस सदन में बैठे हुए सभी महानुभावों से कहना चाहता हूं कि इस नोटबंदी के बाद समाजशास्त्री जरूर अध्ययन करेंगे। पहली बार देश में हॉरिजॉन्टल डिवाइड उभर करके आया है। और जब मैं हॉरिजॉन्टल डिवाइड कहता हूं,
जनता जनार्दन का मिजाज एक तरफ और नेताओं का मिजाज दूसरी तरफ। वे जनता से इतने कटे हुए हैं, वो जनता से इतने कटे हुए हैं। पहली बार हमें संतोष होना चाहिए। आमतौर पर सरकार जब कोई निर्णय करती है तो जनता और सरकार आमने सामने रहती है, बाय एंड लार्ज कोई भी सरकार हो। ये पहली ऐसी घटना है कि कुछ लोग तो उधर थे लेकिन सरकार और जनता साथ साथ। उसी प्रकार से इस बात का हम लोगों को गर्व होना चाहिए। हो सकता है आपकी कठिनाइयां कुछ होगी, लेकिन इस बात को हमने समझना होगा और विश्व के सामने हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि इस देश के 125 करोड़ लोग ऐसे हैं, वो अनपढ़ हो सकते हैं, शिक्षा शायद न भी मिली हो, जैसा आप वर्णन करते थे, जो रिपोर्ट कार्ड अभी दे रहे थे आप कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, वो सब होते हुए भी ये देश है जो अपनी भीतर की बुराइयों से बाहर निकलने के लिए मेहनत कर रहा है, तड़प कर रहा है। ये कोई भी राजनेता हो, दल कोई भी हो, ये हम लोगों के लिए गर्व का विषय है कि इस देश में ऐसे जन हैं, ऐसे नागरिक हैं जो अपनी बुराइयों को खिलाफ लड़ने के लिए कष्ट झेलने के लिए तैयार होते हैं, कठिनाई झेलने के लिए तैयार होते हैं और बुराइयों से निकलने के रास्ते खोज रहे हैं। और इसलिए हमने भी इस बात को समझना होगा